हेलो फ्रेंड्स, मेरी अक्सर वीडियोस में क्वेश्चन होता है, सर ऐसा क्या करते हो आप गाड़ी में जो गाड़ी का माइलेज इतना बढ़ जाता है, कंपनी जितना क्लेम करती है उससे भी ज़्यादा माइलेज निकाल देते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज की वीडियो में मिलेगा। आखिर मैं क्या करता हूं जिससे माइलेज इतना बढ़ जाता है। गाड़ी मेरे पास जो खड़ी है मारुति बलेनो, और ये 2016 का मॉडल है। इस गाड़ी को हम बनाएंगे ब्रांड न्यू के जैसा, और माइलेज मतलब रिकॉर्ड तोड़ माइलेज होगा, क्योंकि मैंने पहले दिन नाप के दिखाए हैं आपको। गाड़ियां का जो कंपनी रिकमेंड करती है उससे ज्यादा ही चला जाता है। एक्चुअल में काम अगर तरीके से हो और जगह पे हो तो फिर गाड़ी माइलेज देती है, और परफॉर्मेंस भी गाड़ी का बढ़ जाता है, और गाड़ी की लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है। सारी चीजें आज की वीडियो में आपको डिटेल में दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, माइलेज के लिए जो चीजें जिम्मेदार होती हैं, जिनकी वजह से माइलेज खराब होता है और जिनकी वजह से माइलेज सुधारा जा सकता है, तो मैं सीरीज वाइज बताऊंगा आपको। जो पहले ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है माइलेज के लिए, जो थोड़ा कम हो सकता है, जो और कम हो सकता है, ऐसे में घटते क्रम में उसको रखूंगा। सबसे पहला नंबर आता है माइलेज के लिए जो चीज जिम्मेदार होती है, वो होता है गाड़ी का स्पार्क प्लग। ये गाड़ी का स्पार्क प्लग है, ये कुछ इस जगह पे लगा होता है, मैंने इसको कवर कर रखा है। ये आपको होल दिख रहा है, यहाँ पे ये स्पार्क प्लग इस तरह से माउंट होता है। अब इसके साथ क्या होता है, कैसे ये खराब हो जाता है, कैसे सही होता है, और कैसे इसकी सेटिंग हमको करनी है बेस्ट माइलेज के लिए, वो देखो आप। अब अगर मैं स्पार्क प्लग को सीधा आपके गैस लाइटर से कंपेयर करूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी सेम वही काम करता है। और हर बार स्पार्क प्लग को चेंज कर देना, ये मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है। स्पार्क प्लग को एक्चुअल में अच्छे से क्लीन होना चाहिए। स्पार्क प्लग का काम होता है स्पार्क देना। जब अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्पार्क होगा तभी आपका पेट्रोल अच्छे से इग्निट होगा। इसके लिए ही ज़रूरी होता है कि ये पूरे इसके पॉइंट्स क्लीन होने चाहिए, और क्लीन होने के साथ इसके बीच का एक गैप होता है। प्लस और माइनस दोनों मिलके स्पार्क करते हैं ना, तो पीछे वाला माइनस और नीचे वाला प्लस, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी बराबर होनी चाहिए। कई बार इसमें कार्बन जम जाता है क्योंकि ये अंदर रहता है। इसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद इनको कैलिब्रेट किया जाता है। इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप मेजर करने के लिए मेजरिंग टूल का यूज करते हैं और चारों का गैप बराबर करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है ये कॉइल, इसको कहते हैं हम इग्निशन कॉइल। ये करंट बनाती है, करंट पास करती है, जिस करंट को ये स्पार्क प्लग पास करता है आगे, और यहां से स्पार्क निकलता है, और वही स्पार्क आपके एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाता है। जितना अच्छे से जलाएगा उतना अच्छा माइलेज निकलेगा। अब इस इग्निशन कॉइल की वजह से आता है गाड़ी में मिस फायर, जो माइलेज को सबसे जल्दी खराब करता है, और साथ में गाड़ी के अंदर रफ आइडलिंग भी लेके आता है। गाड़ी झटके भी मारती है और गाड़ी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो। अब इसके बाद जो माइलेज के लिए जिम्मेदार चीज है वो है ये, इसको कहते हैं हम थ्रॉटल बॉडी। ये एक तरह से यहाँ पर मोटर होती है, और ये मोटर आपके एक्सीलेटर के हिसाब से मूव करती है। इस बटरफ्लाई को ओपन करती है, यहाँ से एयर अंदर जाती है। अब इसका क्लीन होना तो जरूरी है, लेकिन साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी चाहिए, नहीं तो करे चले थे क्लीन करने के लिए और कुछ बिगाड़ लिया। प्रॉपर जब डिसमेंटल करके हम थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करते हैं तो अच्छे से साफ कर पाते हैं पीछे का एरिया, जो कभी वैसे नहीं हो सकता ऊपर से। इसके लिए खोलना ही जरूरी होता है। और दूसरी चीज, जब एयर का फ्लो आता है, इस कार्बन के डिपॉजिट से वो फ्लो तो बिगड़ता ही है, साथ में बटरफ्लाई अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इसकी सही सेटिंग नहीं होती, और इन रिजल्ट आपका माइलेज बिगड़ जाता है। गाड़ी में आइडलिंग भी बराबर नहीं होती। थ्रॉटल बॉडी पूरी क्लीन हो गई है, लेकिन इसका अब नया डेटा ECU को देना है। ये देखो एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का हमने पूरा बॉक्स ही खोला हुआ है ताकि हम अच्छे से साफ कर पाएं। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं आपको। एयर फिल्टर का एक बड़ा रोल होता है आपके माइलेज को डिस्टर्ब करने के लिए। पहली चीज तो एयर फिल्टर का साफ होना जरूरी है, साफ होना चाहिए। गंदा है इसको चेंज कर दो, चेंज करने का टाइम आए तभी चेंज करो, अननेसेसरी फेंकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, एयर फिल्टर का ओरिजिनल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एयर फिल्टर ओरिजिनल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तब भी आपके साथ माइलेज का इशू आएगा, क्योंकि जो एयर उसको पास करनी चाहिए उतनी एयर वो पास नहीं कर पाएगा, और जो थ्रोटल से डेटा जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट जाएगा। ECU जो कमांड देगा वो थोड़ी अलग देगा। एयर फिल्टर का एक बड़ा रोल होता है माइलेज के लिए, तो इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि हर सर्विस में इसको हम फेंक दे रहे हैं, निकाल के चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम इसको तभी चेंज करते हैं जब जरूरत होती है। इवन मेजर सर्विस की मैंने लास्ट ऑल्ट्रोज, शायद वो आपने नहीं देखी होगी, चेंज नहीं किया। हर सर्विस पे ये चेंज नहीं होता, अगर आप इसको टाइम टू टाइम साफ करते रहते हैं तो। हाँ, कभी खोल के ही नहीं देखते, सीधे सर्विस पे खुल रहा है, तो फिर आपको चेंज करा लेना चाहिए। बाकी ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे, किस एरिया में गाड़ी चलती है। बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ वाले इलाके में चलती है तो टाइम से इसको चेंज करा। इसके बाद नंबर आता है देखो O2 सेंसर का। ये O2 सेंसर है, इसको हमने यहाँ से खोला है। एक सेंसर यहाँ पे लगा होता है, बैंक 1, और एक सेंसर और है, ये है बैंक 2।
ये लगा होता है नीचे की तरफ। ये 2 सेंसर होते हैं और ये जिम्मेदार होते हैं आपके गाड़ी के माइलेज के लिए। ये O2 सेंसर एग्जॉस्ट लाइन में लगे होते हैं। एग्जॉस्ट लाइन बहुत हीट होती है और ये सेंसर खुलने में थोड़ा मुश्किल होते हैं, बस इस वजह से जल्दी लोग इसको खोलते नहीं है। लेकिन इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है माइलेज के लिए। अगर माइलेज बिगड़ रहा है तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ डिपॉजिट हो, जो आपको होल दिख रहे हैं जिसे हम क्लीन कर रहे हैं, इसके अंदर अगर डिपॉजिट होगा तो ये सही डेटा ECU को नहीं देगा। और इसका डेटा देख के ECU डिसाइड करता है कि इंजन में कितना पेट्रोल इंजेक्ट करवाया जाए या फिर थ्रॉटल बॉडी का कितना ओपन हिस्सा रखा जाए, जिससे कि एयर फ्यूल रेशो को डिसाइड किया जाए। अब इसकी वजह से एयर फ्यूल का रेशो बिगड़ जाता है और बिगड़ जाता है माइलेज। तो इसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और क्लीन होने के साथ इसके कनेक्टर में भी कई बार कार्बन आ जाता है, प्रॉपर सिग्नल पास नहीं होता। साथ में ये लगा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर, ये कैटकॉन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं। ये जो होल दिख रहा है यहाँ से कैमरा इंसर्ट करते हैं, फिर इसकी कंडीशन चेक करते हैं। हमने इसकी कंडीशन चेक कर ली, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अगर खोलने की जरूरत होती तो मैं इसको भी खोलता, जब इतने सारे पार्ट्स मैंने गाड़ी के खोले। और क्लीन होने के बाद इसकी फिटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल फ्री टाइट होना चाहिए, थोड़ा सा भी चूड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई लीक भी नहीं होना चाहिए, ताकि सही डेटा ECU तक पहुँच पाए। अब इसके साथ ये है गाड़ी का ECU, इसको कहते हैं गाड़ी का मास्टरमाइंड। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराता है। एक तरह से ये पूरा दिमाग है, ये राजा है इस पूरे गाड़ियों का, इस सेंसर्स का, एक्चुएटर का। यही कमांड पास करता है कितना पेट्रोल देना है, कब स्पार्क देना है, आइडल पे कितना पेट्रोल देना है और कितनी पावर जनरेट करानी है। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है और कई बार ये कुछ गलत चीज़ें याद कर लेता है, तो इसकी याददाश्त हमको मिटानी पड़ती है, नई मेमोरी देनी पड़ती है, क्योंकि हम इस गाड़ी को नया बना रहे हैं। इसके बाद देखो ये है गाड़ी का रेडिएटर। अब इसकी कंडीशन देख लो आप, ये दिख रही है, ये देख लो नज़दीक से। ये हमने खोल के बाहर निकाल दिया है। इसका काम होता है गाड़ी की हीट को बाहर की हवा में, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करना। अगर ये काम सही से नहीं करेगा तो गाड़ी की हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, गाड़ी का माइलेज तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ में ओवर हीट होकर गाड़ी चलेगी, गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है। तो अब इसको भी क्लीन करने के बड़े प्रिकॉशंस होते हैं, क्योंकि पहले वाले रेडिएटर जो आते थे वो थोड़े से अलग थे, अभी के अलग हैं। कई बार इसके अंदर की रबर डैमेज हो जाती है एसिड डालने की वजह से, तो ऐसा कोई हार्ड एसिड डाल के इसको साफ़ नहीं करना है। हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो पूरा ये रबर निकाल के तब वो हार्ड एसिड डाले जाते हैं। और कई बार लोग इसको क्लीन करने की नासमझी में इसको पूरा ख़राब कर लेते हैं। जैसे रब किया जा रहा है, रब करने की दिशा बराबर होनी चाहिए, फिन्स टेढ़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिन्स अगर टेढ़े हो गए तो अपना काम प्रॉपर करेगा नहीं। प्रेशर जब आप लगा रहे हो तो प्रेशर बहुत हिसाब से लगाया जाता है, ताकि सिर्फ मिट्टी बाहर आए, उसकी फिन्स टेढ़े ना हो। इसको क्लीन करने के लिए मैं अपना बनाया हुआ केमिकल यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ, जब ये गाड़ी में लगा होगा तब आप इसको जब फ्लश करोगे तो उसका तरीका अलग है। जब हम इसको खोल के कर रहे हैं तो उसका तरीका अलग है, क्योंकि इंजन की लाइन वगैरह अलग तरह से साफ होगी, ये फ्लश अलग तरह से साफ होगा। मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था जिसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि अब आप पहले की तरह वो पूरा प्रोसेस नहीं दिखाते। देखो, पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ जाके वो देख लीजिए। यहाँ अगर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है। ये हमने खोल के निकाला है गाड़ी का रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन मतलब एक तरह से लाइफ लाइन है। अगर ये रुक गई तो हार्ट अटैक आ जाता है गाड़ी को। इस रेडिएटर फैन का टूट जाना या इसके बैरिंग में प्ले आ जाना या फिर इसके कनेक्टर में कार्बन आने की वजह से इसका बंद हो जाना, ये बहुत खतरनाक होता है। हमने इसको बाहर निकाला है, पूरा चेक किया है, कोई वाइब्रेशन, कोई प्ले तो नहीं है। बराबर इसकी बैलेंसिंग भी बराबर होनी चाहिए, तब ये आवाज़ नहीं करेगा। क्योंकि जब ये चलता है तो इस कंडेंसर को भी ठंडा करता है, रेडिएटर को भी ठंडा करता है, जो अंदर से इंजन की हीट को बाहर लाया होता है। तो इसको भी हम खोल के चेक कर रहे हैं। अब सबसे फ्रंट में लगा हुआ ये AC का कंडेंसर, ये आपके माइलेज पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये जब सही हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, AC अननेसेसरी वर्क करता रहता है, कंप्रेसर बार बार काम करता है, चलता है, इंजन पे लोड डालता है, जिसकी वजह से आपका माइलेज तो ख़राब होता ही है, सही कूलिंग भी नहीं मिलती। और जब आपने इसको क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से, तो फिर आपका AC बिल्कुल जस्ट डबल कूलिंग करने लगेगा, बिल्कुल नई जैसी, जैसे आप नई लाए थे। साथ में आपका माइलेज वो भी रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि AC को एफर्ट्स कम करने पड़ते हैं, जिसके रिजल्ट में गाड़ी का लोड कम हो जाता है। अब देखो आ जाता है इंजन ऑयल। ये इस गाड़ी का मैंने इंजन ऑयल निकाला है। इंजन ऑयल के अलावा मैंने देखो गियर ऑयल भी निकाला है, वो भी दिखाता हूँ। अब गियर ऑयल निकालने का रीज़न भी समझना, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गियर ऑयल चेंज कर दो। ये गाड़ी का गियर ऑयल है और मैं इसको चेंज करूँगा। चेंज करने का मेरा रीज़न, क्योंकि ये किसी ने ओरिजिनल गियर ऑयल को चेंज करके बाहर से डाल दिया था, वो डुप्लीकेट था या क्या था हमें नहीं पता। हम इसमें ओरिजिनल गियर ऑयल डालेंगे, इसलिए इसको खाली किया है। गियर ऑयल की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और वो हीट नहीं होता इतना, इसलिए गियर ऑयल इतना ख़राब नहीं होता। इसका काम है सिर्फ गियर्स को लुब्रिकेट करते रहना। अब यह है देखो गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व, कुछ इस तरह से दिखता है। पीछे से ये काम करता है, यहाँ पे हीट आती है, यहाँ पे कूलेंट आता है, तब ये ऊपर होता है जब इसका टेम्परेचर आएगा। लेकिन कई बार ये थर्मोस्टेट वाल्व लोग निकाल के फेंक देते हैं। निकाल के फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कई बार लोग इसको गलत फिट कर देते हैं। तो इसमें एक मार्किंग होगी, वो दिखा देता हूँ आपको। ये मार्किंग पॉइंट दिख रहा है,
बस इस पॉइंट से ये पॉइंट मैच करके इसको लगाना होता है। सही नहीं लगाया तब भी गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो जाएगी। कई लोगों के सवाल आते हैं कि साहब गाड़ी में सब कुछ परफेक्ट है, ये भी बदल दिया वो भी बदल दिया, फिर भी गाड़ी ओवरहीट हो रही है। छोटे छोटे रीज़न की वजह से ये गाड़ी ओवरहीट होती है। अब ये इसकी वी बेल्ट्स हैं, इसका माइलेज से तो लेन देन नहीं है, लेकिन इसका लेन देन आपके ब्रेकडाउन से बहुत बड़ा है। गाड़ी ब्रेकडाउन रास्ते में अक्सर इन बेल्ट की वजह से होती है। इसको टाइम पे चेंज करना चाहिए। लगभग 5-6 साल आपकी गाड़ी को हो गए हैं तो आप इसको चेंज कर दो। लेकिन कहीं पे अगर आपको इस तरह के कट दिख रहे हैं, कहीं गिट्टी फंसने के निशान है, तब भी इस बेल्ट को चेंज करना चाहिए। एक बेल्ट आती है ये एसी कंप्रेसर और क्रैंक पुली के साथ, दूसरी बेल्ट ये आती है हमारी ऑल्टरनेटर और क्रैंक पुली के साथ। तो बस दोनों बेल्टों को हम रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हो गया इसका टाइम चेंज करने का। 2016 की गाड़ी है और भी 2025 चल रहा है, अभी तक ये चेंज नहीं हुआ। ब्रेक कैलिपर की ग्रीसिंग, देखो मैं हर बार बताता हूँ कि ब्रेक कैलिपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी ग्रीसिंग हाई टेम्परेचर ग्रीस के साथ होनी चाहिए। जबकि फिर भी मैं जब गाड़ी खोलता हूँ तो मुझे वही नॉर्मल ग्रीस, आलू वाला ग्रीस मिल रहा होता है, जिसको मैं पूरा साफ करता हूँ, फिर दोबारा अंदर का क्लीन करके रबड़ साफ करके तब मैं हाई टेम्परेचर ग्रीस लगाता हूँ जो इसके लिए बना हुआ होता है। और कई बार ये कैलिपर आपके माइलेज में इफेक्ट डाल सकता है। अगर ये ब्रेक पिन चिपकी रहेगी और डिस्क जाम चलेगी तब भी आपके माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट आपकी डिस्क पे पड़ेगा, डिस्क कट जाएगी। अब पिछले पहिए की जो ब्रेकिंग है आमतौर पे थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके अंदर ब्रेक शू होते हैं और हैंड ब्रेक भी यहीं से काम करता है। कई बार ये जाम हो जाता है, सिलेंडर जाम है या फिर ब्रेक का जो लाइन है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, इसकी वजह से ये चिपक के चलता है और व्हील टाइट चलते हैं। ये भी माइलेज पे इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए इसकी भी क्लीनिंग और चेकिंग ज़रूरी है। अब रेडिएटर की चमक देखो, अब बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह चमक रहा है। हमने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी, साथ में थ्रॉटल बॉडी भी यहाँ पे लगा दी, स्पार्क प्लग लगा दिए। अब कुछ वो काम जो मैंने इस सर्विस में किए, लेकिन वो माइलेज पे फ़र्क नहीं डालते, लेकिन आपके कंफर्ट पे फ़र्क डालते हैं। सस्पेंशन को पूरा चेक होना चाहिए। मैं जब भी काम करता हूँ तो पूरा सस्पेंशन डिसमेंटल करके चेक करता हूँ। बॉल जॉइंट इसका काफ़ी लूज़ हो गया है, लेकिन अभी कटा नहीं है। साथ में स्टेबलाइजर बार, लिंक रॉड ये भी लूज़ हो गई है, लेकिन कटी नहीं है, अभी तक कोई आवाज़ नहीं कर रही है। स्टीयरिंग का वो जॉइंट अभी ठीक है, मैं इसको चेंज करूँगा। और साथ में शॉकर के ऊपर के जो बेरिंग होते हैं इसको भी प्रॉपर चेक करना होता है, इसकी वजह से स्टीयरिंग कई बार हार्ड हो जाता है। मैंने इसको भी खोला, खोलने के बाद इसके अंदर आपको छोटा बेरिंग निकलता है प्लास्टिक का, उसको बेरिंग जैसा ही समझ सकते हो आप। इसके अंदर लुब्रिकेशन होता है, ग्रीसिंग होती है, फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने कुछ 500 रुपये का ये स्टेबलाइजर लिंक रॉड आई थी और 1500 रुपये के आसपास पूरी MGP की ये लोअर आर्म मिल गई। मैंने दोनों साइड के दोनों एंड चेंज कर दिए। अब सस्पेंशन की तरफ से आगे कुछ देखने लायक नहीं बचा, क्योंकि सस्पेंशन लगभग पूरा हो गया, बच रहा है सिर्फ शॉकर, जिसकी अभी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड भी मैंने सिर्फ लोअर आर्म और ये स्टेबलाइजर लिंक रॉड, बस ये 2 पार्ट ही चेंज किए हैं। पार्ट्स देखो कितने चलेंगे, ये पार्ट्स की क्वालिटी साथ में ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है। अब ये मारुति के पार्ट्स थे, 10 साल बाद चेंज हो रहे हैं, आप खुद देख लो। ब्रेक फ्लशिंग करने के लिए पहले हमको ये ऑयल खाली करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेक ऑयल जो कंटेनर में है, और फिर उसके बाद इस कंटेनर को फिल करके फिर जितने भी व्हील हैं इन सारी लाइनों को खाली करते हैं। एक एक करके लाइन जब खाली हो जाती है और उसमें नया ऑयल आ जाए, उसको बोलेंगे फ्लशिंग। ऑयल फिल्टर के लिए एक ज़रूरी बात याद रखना, फिट करते समय इस पर ऑयल तो लगाना ही है, लेकिन खरीदते समय इसका छोटा फिल्टर नहीं लेना है। कई बार लोग छोटा फिल्टर लगा देते हैं, जिससे आपके ऑयल प्रेशर में फ़र्क पड़ता है, आपके ऑयल पंप पे ज़्यादा लोड पड़ता है। फिल्टर सेम उसी साइज़ का होना चाहिए जो आपने खोला है। पीछे देखो ऑल्टरनेटर बेल्ट हम चढ़ा चुके हैं, क्योंकि इसको लूज़ करके फिर चढ़ाना पड़ता है। दूसरी तरफ ये AC वाली बेल्ट, इसको हम चढ़ा रहे हैं, ये डायरेक्टली चढ़ जाती है, बस इसको नीचे से एक आदमी घुमाता है, ऊपर से इसको फिट कर दिया जाता है। गियर ऑयल ऊपर से पाइप लगा के डालना पड़ता है और धीरे धीरे डालना पड़ता है। गियर ऑयल का लेवल ऊपर वाले बोल्ट तक मैच करना चाहिए और वहाँ तक मैच करने के लिए अप्रॉक्स 1.6 लीटर इसमें लग जाता है। इंजन ऑयल मैं इसमें मारुति का जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ 0W20, जबकि जिनकी गाड़ी है वो चाहते थे कि 5W30 डाला जाए, मैंने यही डाला। साथ में मैंने सेराटेक एडिटिव भी इसमें यूज़ किया है। ये गाड़ी का ECU है, जिसकी पिनों को मैं क्लीन कर रहा हूँ, जहाँ मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर मिला था। इनकी पिनों में थोड़ा भी मॉइस्चर, ऑयली, ग्रीसी या फिर कार्बन टाइप का कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नल चलते हैं, बहुत प्रिकॉशन से इसको साफ़ करना है। कूलेंट कैपेसिटी इसकी 4 लीटर की है। मैंने पूरा सिस्टम खाली कर दिया है। अब ये 4 लीटर प्रीमिक्स कूलेंट डाल रहा हूँ, 50-50 MGP का ओरिजिनल। कूलेंट कभी भी प्रीमिक्स डालना चाहिए और कंपनी बेचती भी प्रीमिक्स ही है। विंडशील्ड वॉशर में ग्लास क्लीनर डालना चाहिए, मैंने MGP का लिया था, 17 रुपये का आता है। इससे नोजल जाम नहीं होते। बाकी केबिन फिल्टर के अंदर देखो चूहों की बीट है और चूहों ने यूरिन किया हुआ है, तो इसका इलाज भी करेंगे हम, क्योंकि गाड़ी में चूहों की एंट्री हो गई है और ये यहाँ पे आ रहे हैं। नया केबिन फिल्टर लगा देते हैं। इनकी एंट्री बंद करने के लिए मुझे काउल टॉप उतारना पड़ेगा, जो वाइपर के नीचे होता है, वो मैं उतारूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ उसका सोल्यूशन क्या करते हैं हम।
गाड़ी में मैंने चेक किया तो टेल गेट के बैलेंसर भी खराब थे। ये मैंने दोनों रिप्लेस कर दिए, एमजीपी से लिए थे, कुछ 500 रुपए के आसपास एक था, 1000 रुपए में दोनों रिप्लेस हो गए। साथ में गियर लीवर की नॉब, ये भी बहुत खराब हो गई थी, ये भी 450 रुपए की मिली थी, ये मैंने रिप्लेस करके नई लगा दी। गियर लीवर का लुब्रिकेशन भी करना था, इसलिए पूरी ट्रिम ऊपर के खोल के और अच्छे से मैंने इसको लुब्रिकेट किया ताकि गियर बिल्कुल स्मूथ लगे। बाकी विंडो थे, विंडो थोड़े से जाम चल रहे थे और विंडो का लुब्रिकेशन भी करना था, तो मैंने चारों विंडो खोल के लुब्रिकेशन किया, सारे लॉक का लुब्रिकेशन किया और एक एक पॉइंट को दोबारा से रिन्यू किया। सारे होल्स भी क्लियर किए मैंने जो नीचे वाले होते हैं। डोर स्टॉपर को मैंने साफ किया। स्टॉपर में कई बार लोग ग्रीस लगा देते हैं जिसकी वजह से और हार्ड हो जाता है, फिर वो स्टॉप नहीं करता। मैंने उसको दोबारा से रिन्यू कर दिया। सारी लाइट चेक कर ली, इंडिकेटर चेक कर लिए, ब्रेक लगाने पे लाइट प्रॉपर जल रही है कि नहीं, वो सारी चीजें भी इंस्पेक्शन का एक पार्ट होता है। बाकी वाइपर भी मैंने क्लीन किए। अब चूहे देखो जो केबिन फिल्टर तक पहुंचे थे, वो पहुंचे थे यहाँ से। ये काउल टॉप हटाया है मैंने और साथ में एक नेट बनाया सेम उसी साइज का जिस साइज का यहाँ पे ये होल होता है, और यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं सिलिकॉन लगा दूंगा ताकि मुझे कोई होल ना करना पड़े। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि गाड़ी को मैं ओरिजिनल बना के रखूं। गाड़ी में कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा ऐसा ना हो जाए कि ओरिजिनलिटी उसकी ख़राब कर दे या होल कर दे। बाकी मैंने जितने भी छोटे मोटे मेंटेनेंस थे वो सारे इसके निपटाए। इसके बाद मैंने जो इसमें ऐड नहीं किया वो था गाड़ी का पेंट करेक्शन, रबिंग किया और ऊपर से फिर इसको पॉलिश क्लीनिंग बढ़िया से गाड़ी को चमका दिया। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।